दोस्तों हाल ही में मैंने ग्रेव टॉर्चर मूवी देखी है जो कि एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है और इस फिल्म को जोको अनवर ने डायरेक्ट किया है। IMDb पे इस फिल्म को मिले हैं 6.3 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। ये फिल्म सेम नाम के एक शॉर्ट मूवी से इंस्पायर्ड है जिसे जोको अनवर ने ही डायरेक्ट किया है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसके एंडिंग और थियरीज पे बातें करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो मूवी के शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एक कपल और उनके 2 बच्चे हैं और इन बच्चों का नाम है सीता एंड आदिल। ये फैमिली एक छोटी सी बेकरी चलाती है लेकिन इनका धंधा कुछ खास चल नहीं रहा क्योंकि इनके शॉप के आसपास बड़े कैफे एंड रेस्टोरेंट खुल गए हैं। बुरी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से इनका शहर में गुजारा कर पाना मुश्किल हो रहा था। आदिल और सीता के अंकल इन दोनों को किसी गाँव के फ्री बोर्डिंग स्कूल में भेजने का प्रस्ताव रखते हैं लेकिन आदिल और सीता के पिता ऐसा नहीं करते क्योंकि भले ये परिवार गरीब था लेकिन इनके बीच प्यार बहुत था। खैर एक दिन हम बेकरी के अंदर कुछ कस्टमर्स को आते देखते हैं जिसमें एक कस्टमर अजीब बिहेव कर रहा था। वो आदिल के पास आके उसे एक टेप देते हुए कहता है कि बाहर मत जाना, बाहर उन्हें खतरा है। और ऐसा कह के वो बेकरी के बाहर निकल के पास के नए कैफे में लगे भीड़ की तरफ आगे बढ़ता है। इसी बीच बाकी 3 कस्टमर्स में से 2 लोग लड़ने का नाटक करने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर तीसरा कस्टमर कैश काउंटर से पैसे चुराने लगता है। सीता उसे ऐसा करते हुए देख लेती है और वो आदिल और अपने डैड को इन्फॉर्म करती है। अब आदिल तो यहाँ कुछ नहीं करता लेकिन उसके माता पिता उस आदमी को कन्फ्रंट करके शॉप से बाहर लेके जाते हैं। तभी एकदम से वहाँ एक धमाका होता है जिसमें सीता और आदिल के पेरेंट्स बाहर ही दम तोड़ देते हैं। इसके बाद सीन पुलिस स्टेशन पे शिफ्ट होती है और रेडियो में चल रहे न्यूज से हमें पता चलता है कि इस धमाके को वही आदमी अंजाम दिया था जो कि आदिल को टेप दिया था। पुलिस आदिल से इस आदमी के बारे में पूछताछ करती है पर सीता उसे टेप के बारे में कुछ बताने से रोक देती है। घर वापस आने पर आदिल सीता से पूछता है कि वो उस टेप का क्या करेगी, जिसके जवाब में सीता कहती है कि उसे जानना है कि आखिर इस टेप के अंदर क्या है। सीता टेप को प्ले करती है और हम उसमें से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं मानो कोई किसी को यातना पहुंचा रहा हो। टेप में हम एक दूसरी आवाज भी सुनते हैं जो कहता है कि मान रबू का, जिसका मतलब है कि तुम्हारा खुदा कौन है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर सीता को दिखाता है जो अब उसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रही है जहाँ भेजने की बात उसके अंकल ने की थी। स्कूल की टीचर उस्ताद जा उन्हें ग्रेव टॉर्चर, जिसे हम हिंदी में कब्र यातना कह सकते हैं, उसके बारे में बता रही थी कि जजमेंट डे से पहले उन्हें एंजल ग्रेव में ही सवाल पूछेंगे कि तुम्हारा खुदा कौन है और अगर तुम्हारा भगवान पर फेथ थोड़ा भी कम हो तो तुम इसका जवाब नहीं दे पाओगे। सीता टीचर की बातें सुन कोई रिएक्शन नहीं देती और उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका अब भगवान पर से विश्वास खत्म हो गया है। सीता टीचर से पूछती है कि अगर एट द एंड नरक में सबको सजा मिलेगी ही तो फिर कब्र में भी यातना देने का क्या ही मतलब। ये सब तो बस लोगों को डराने के लिए बनी बनाए बातें हैं। टीचर उस्ताद जा सीता से कहती है कि अगर तुम्हें भगवान पे पूरा विश्वास है तो तुम्हें इन सब बातों पर भी विश्वास करना होगा क्योंकि ये सब बातें होली बुक में लिखी गई है और ऐसे भी हम सबको एक न एक दिन जजमेंट डे और कब्र यातना का सामना करना ही है जहां एंजल्स हमें हमारे कर्मों के हिस्से का सजा देंगे। इस पे सीता कहती है कि एक दिन एंजल भी हमें खत्म कर सकते हैं और एक भगवान से डरा हुआ आदमी भी हमें खत्म कर सकता है। सीता की बातों को सुन टीचर भी कुछ जवाब नहीं दे पाती और यहीं पे सीन कट हो जाता है। ना अगले सीन में हम सीता को जंगल में भागते हुए देखते हैं जो आदिल से मिलती है और दोनों इस विलेज से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। आदिल कहता है कि यहाँ सिर्फ 2 ही रास्ता है जिसमें एक विलेज के मेन गेट पर है लेकिन वहां गार्ड्स खड़े होंगे जो कि हमें बाहर जाने नहीं देंगे। देन एक दूसरा रास्ता टनल से होके गुजरता है। ऑल्दो आदिल यहाँ वार्न करता है कि गांव के लोगों का कहना है कि इस टनल में एक घोस्ट है। इनफैक्ट जो कोई भी इसके अंदर गया है वो आज तक बाहर नहीं आया। अब सीता किसी भी हाल में यहाँ से जाना चाहती थी और आदिल सीता को दोबारा सोचने के लिए कहता है क्योंकि देखा जाए तो यहाँ से निकल के ये दोनों कहाँ ही जाएंगे। यहाँ दोनों की बातों से हम जान पाते हैं कि सीता उसी ग्रेव को ढूंढना चाहती है जहाँ से उस धमाका करने वाले ने टेप रिकॉर्ड किया था ताकि वो साबित कर सके कि कब्र यातना वाली बातें बस एक अंधविश्वास है और इसी के चलते उनकी माता पिता की जान गई है। बस फिर क्या था, सीता और आदिल टनल में एंटर करते हैं लेकिन उनका टॉर्च काम नहीं करता इसलिए दोनों अंधेरे में ही आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सीता को रियलाइज होता है कि आदिल उसके साथ नहीं है और वो आदिल को आवाज देने लगती है। तभी सीता का पैर किसी चीज से टकरा जाता है और नीचे देखने पे उसे एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। सीता उससे पूछती है कि वो कौन है जिसके जवाब में बच्चा
बच्चा घोस्टली आवाज में अपना नाम इस्माइल बताता है। सीता उसे देख भागते हुए टनल के बाहर निकल जाती है, जहां उसे आदिल बाकी गांव वाले और टीचर्स के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है। अगले सीन में हम टीचर मिस उमाया को देखते हैं, जो सीता को रेड हेड स्कार्फ पहनाती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि भगवान उसकी परीक्षा लेने के लिए उसे ये सब दुख दे रहे हैं ताकि हम अपने पापों का पश्चाताप कर सके। सीता टीचर की बातें सुन अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है, जिसे देख मिस उमाया उसका हेड स्कार्फ निकाल देती है। अब इस पॉइंट पे सीता मिस उमाया को इस्माइल के बारे में पूछती है और कहती है कि उसने टनल में इस्माइल को देखा है। मिस उमाया इस्माइल का नाम सुनते ही अनकंफर्टेबल फील करती हैं और सीता की बातें टालने की कोशिश करती है। इसी बीच मिस उस्तादजा यहाँ आती है और सीता को दोबारा रेड हेड स्कार्फ पहनाती है। उस्तादजा उमाया से कहती है कि रूल्स सभी के लिए हैं और इस रेड स्कार्फ से बाकी लोगों को भी सबक मिलेगा ताकि फ्यूचर में वो कोई भी सिन कमिट ना करें। इधर हम स्कूल में मिस्टर इल्हम को गाड़ी से आते देखते हैं, जो कि स्कूल को फंड करते हैं और इन सभी बच्चों के पढ़ाई का पूरा खर्चा भी उठाते हैं। खैर, तो आगे हम सीता को होली बुक पढ़ते हुए देखते हैं एज उसे पनिशमेंट मिली थी। सीता अचानक मिस उमाया और मिस उस्तादजा को देखती है और उनके पीछे जाती है। इन दोनों टीचर्स की बातें सुनकर ऐसा प्रतीत होता है कि मिस्टर इल्हम एक अच्छे इंसान नहीं है और वो स्कूल के बच्चों के साथ बुरा काम कर रहे थे। इस्माइल भी इसी स्कूल में पढ़ता था और मिस्टर इल्हम ने ही उसे खत्म किया था। मिस उमाया पूछती है कि अब उन्होंने किस बच्चे को अपने पास बुलाया है, जिसपे उस्तादजा आदिल का नाम लेती है। ये सुन सीता डर के वहां से भाग जाती है और मिस्टर इल्हम के कमरे के पास जाती है, जहां उसे आदिल बैठा हुआ दिखाई देता है। सीता आदिल को आवाज लगाती है, लेकिन गार्ड्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं और इधर मिस्टर इल्हम आदिल को जबरदस्ती अपने कमरे के अंदर ले जाते हैं। सीता अपने भाई को बचाने के लिए गार्ड्स को ब्राइब करने की भी कोशिश करती है, लेकिन गार्ड्स उसे एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। सीता किसी तरह विंडो से इस कमरे से बाहर निकलती है और तभी वहां मिस उमाया उसे देख लेती है। मिस उमाया सीता को वहां से भागने में मदद करती हैं और सीता भागकर मिस्टर इल्हम के गाड़ी के पास जाती है, जिसमें आदिल भी बैठा हुआ था। वो गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट कर आदिल को अपने साथ टनल के पास ले जाती है। यहाँ आदिल सीता से माफी मांगता है कि बड़ा भाई होने के बावजूद भी वो उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा और सब कुछ सीता को अकेले ही करना पड़ रहा है। बट सीता आदिल को समझाती है कि उन्हें अभी बस कैसे भी करके यहाँ से बाहर निकलना है। वो आदिल से कहती है कि टनल के अंदर जो कुछ भी दिखे उस पर भरोसा मत करना, वो सब बस हमारा हैलुसिनेशन है। यहाँ सीता आदिल से पूछती भी है कि इल्हम ने उसके साथ क्या किया, जिसपे आदिल थोड़ा हेजिटेट करता है और कोई जवाब नहीं देता। सीता ये देख उसे डरने से मना करती है और कंफर्ट करती है, सेइंग कि हम यहाँ से बाहर जरूर निकलेंगे। लेकिन अचानक सीता आदिल से पूछती है कि तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है, और पीछे देखने पे उसे इस्माइल उसका हाथ पकड़े हुए नजर आता है, जो रोते हुए उससे मदद मांगता है। सीता उसे देखकर भागने लगती है और थोड़ी दूर पे उसे आदिल डरा हुआ बैठा दिखाई देता है। सीता आदिल को लेकर टनल के एग्जिट से बाहर निकल जाती है और यहाँ पे सीन कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम फिर से सीता को देखते हैं, लेकिन वो अब बड़ी हो चुकी है। इनफैक्ट सीता अब एक नर्सिंग होम में एज ए नर्स काम करती है। वहीं आदिल भी मृत शरीर को धोने और दफनाने का काम करता है। नर्सिंग होम में मिस्टर गैन नामक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई थी और सीता उनके लास्ट राइट के लिए प्रिपेयर कर रही थी। हम सीता के साथ एक ओल्ड लेडी मिसेस जुविटा को भी देखते हैं, जो सीता से कहती है कि वो मिस्टर गैन की आत्मा को देख सकती है, जो उसे अभी गाना गाने के लिए कह रहे हैं। अगले सीन में हम सीता को मिसेस नानी और मिस्टर पांडी से मिलते हुए देखते हैं, जो कि एक कपल थे। और इसके बाद मिस लानी सीता को मिस्टर वायु के पास जाने बोलती है। सीता मिस्टर वायु के कमरे में जाती है, जहां उनके बच्चे उन्हें घर वापस लेने आए थे। पर मिस्टर वायु सीता को इन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो इनके साथ नहीं जाना चाहते थे, एज वो जानते थे कि उनके बच्चे उन्हें पसंद नहीं करते। सीता झूठ बोलकर मिस्टर वायु के बच्चों को यहाँ से जाने के लिए कहती है और उनके चले जाने पे मिस्टर वायु से कहती है कि वो दोबारा उनके लिए झूठ नहीं बोलेगी, क्योंकि उसे झूठ बोलना पसंद नहीं है। सीता ऐसा कहकर वहां से चली जाती है और मिस्टर वायु को अपने ड्रॉअर से एक गन निकालते हुए देखते हैं और उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो उनको कोई बीमारी है, क्योंकि वो अपने हाथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। खैर सीता किचन में जाती है, लेकिन उसके पीछे मिस्टर वायु के बच्चे भी वहां पहुंच जाते हैं और सीता को गोल्ड डिगर बुलाते हैं। उनका कहना था कि सीता ये सब मिस्टर वायु से शादी करने के लिए कर रही है, क्योंकि सीता को पता है कि मिस्टर वायु एक अमीर इंसान है। अब सीता उनकी बातों का करारा जवाब देती है, जिसे सुन वो दोनों वहां से चले जाते हैं। ये सब होने के बाद सीता मिस्टर वायु को टी सर्व करने उनके कमरे में जाती है और कमरे में हम मिस्टर वायु को बच्चे की तरह रोते और बिहेव करते हुए देखते हैं। यहाँ सीता उन्हें कंफर्ट करके सुला देती है और उनका वीडियो बनाने लगती है। रात में हम सीता को अपने लैपटॉप पे मिस्टर वायु की वीडियो ऑब्जर्व करते हुए देखते हैं और साथ ही वो कुछ और भी वीडियोस देखती है, जिनमें लोगों द्वारा घोस्ट और डीमंस के देखने की बात को ऑक्सीजन की कमी से होने वाले हैलुसिनेशंस बताया गया था। अब अगले दिन हम आदिल को देखते हैं, जो सीता के साथ मिस्टर गैन के शरीर को दफनाने के लिए जाता है। यहाँ आदिल सीता से पूछता है कि क्या ये वही आदमी है जिसे सीता ढूंढ रही है। इसके जवाब में सीता कहती है कि नहीं, ये वो आदमी नहीं है, बल्कि ये आदमी तो अपनी पूरी जिंदगी रेस्पेक्टफुली जिया है। अब हम एज व्यूअर्स यहाँ समझ नहीं पाते कि किस आदमी की बात हो रही है, लेकिन आपको जल्द ही कहानी में आगे पता चल जाएगा। तो यहाँ से सीता और आदिल ग्रेवयार्ड में मिस्टर गैन को बरी करते हैं और आदिल सीता से कहता है कि इवन दो ग्रेव
यातना वाली बात सच भी हो तो भी हम ना तो उसे देख सकते हैं ना सुन सकते हैं, क्योंकि यातना सोल के साथ होता है, शरीर के साथ नहीं। इसके जवाब में सीता कहती है कि सब यही मानते हैं कि यातना बॉडी और सोल दोनों के साथ होता है। इनफैक्ट किताबों में भी यही पढ़ाया जाता है और इसीलिए वो इसे रिकॉर्ड करना चाहती है और लोगों को प्रूफ करना चाहती है कि ये सब अंधविश्वास है। आदिल सीता को कहता है कि तुम रिलीजन के ऊपर सवाल उठा रही हो और अगर ये सब सच हो गया तो तुम क्या करोगी। दोनों बातें करते हुए एक ग्रेव के पास पहुंचते हैं और उसे देख आदिल कहता है कि इस ग्रेव को तुम पिछले 10 सालों से देख रही हो पर आज तक इसमें से एक भी आवाजें नहीं आई हैं, जिससे तुम्हारी बातें तो प्रूव हो चुकी है। पर सीता कहती है कि ये ग्रेव लोगों को यकीन दिलाने के लिए काफी नहीं है। सीता के हिसाब से जिस आदमी को वो लोग ढूंढ रहे हैं उसे वो इसी ग्रेव के पास बड़ी करना चाहती है, ताकि अगर कब्र यातना वाली बात सच भी हो तो उस आदमी को भी इसके साथ यातना पहुंचे। आदिल सीता से पूछता है कि वो किस आदमी की बात कर रही है, जिस पे सीता उसकी आइडेंटिटी आदिल को नहीं बताती। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर नर्सिंग होम पे आता है और हम सीता को लॉन्ड्री रूम में देखते हैं, जहां वो उसी ग्रेव वाले आदमी का न्यूज पढ़ रही थी। दरअसल वो ग्रेव एक कातिल का था और उस ब्लास्ट करने वाले इंसान ने ये क्लेम किया था कि उसने इसी कातिल के ग्रेव से वो टेप वाली आवाजें रिकॉर्ड करी थी। सीता ये न्यूज पढ़ अपने माता पिता को याद करके रोने लगती है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। यहाँ सीता को विस्फोट वाले दिन का नाइटमेयर आता है और हम समझ पाते हैं कि सीता अभी तक उस ट्रॉमा से उभर नहीं पाई है। तभी अचानक सीता को मशीन के अपने आप चलने की आवाज आती है और वो नींद से जाग जाती है। मीनवाइल हम आदिल को देखते हैं, जिसे उसकी बीवी घर से निकाल देती है और डिवोर्स देने की बात कहती है, क्योंकि आदिल दिन भर सिर्फ काम करता रहता है और अपनी बीवी के साथ समय नहीं बिताता। देन सीन वापस नर्सिंग होम पे आता है और सीता गाने की आवाज सुन मिस्टर वायु के कमरे में जाती है, जहां मिस्टर वायु अपने फोन में अपनी वीडियो देख रो रहे थे। सीता को आते देख मिस्टर वायु अपना फोन नीचे रखते हैं, जिसमें वीडियो रिकॉर्ड होने लगती है। मिस्टर वायु सीता से पूछते हैं कि वो किस रिलीजन में विश्वास करती है और इसके जवाब में सीता कहती है कि बिना किसी रिलीजन पे विश्वास करे भी लोगों का अपना कौन साइंस उन्हें गलत काम करने से रोक सकता है। ये सुन मिस्टर वायु कहते हैं कि तुम्हारा बिलीफ सिस्टम तुम्हारे मोरल और वैल्यू पे बेस्ड है, लेकिन उनका बिलीफ सिस्टम उन्हें गलत काम करने से नहीं रोकता है और इसलिए वो बिना किसी गिल्ट के कोई भी काम कर सकता है। यही वजह है कि उसे अपने कर्म के बाद मिलने वाले कॉन्सिक्वेंसेस का भी डर नहीं लगता। मिस्टर वायु एड्स कि भले ही उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो बाकी लोगों को गलत लगता है, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के भलाई के लिए भी बहुत कुछ किया है। ये सुन एकदम से सीता उनसे कहती है कि जैसे बोर्डिंग स्कूल को फंड करना और वहां के स्टूडेंट्स के साथ गलत करना। वायु ये सुनकर शॉक हो जाता है और सीता रिवील करती है कि वो भी उसी स्कूल में पढ़ती थी और उसका भाई और इस्माइल भी वायु के विक्टिम्स थे। सीता मिस्टर वायु से पूछती है कि क्या अब वो गिल्टी फील कर रहा है, जिसपे वायु कहता है कि इन सब के बाद भी मैंने उन्हें एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड की है। इस पे सीता कहती है कि अगर तुमने इतना ही अच्छा काम किया है तो तुम वहां से भाग क्यों निकले और अपना नाम भी क्यों बदल लिए हो। जी हाँ दोस्तों, मिस्टर वायु और कोई नहीं बल्कि इल्हम है, जो कि बोर्डिंग स्कूल को फंड करता था। एनीवेज, ये कहते ही अचानक सीता की नजर कॉरिडोर की तरफ जाती है, जहां वो आदिल को ये सब सुनते हुए देखती है। मिस्टर वायु को देखकर आदिल की तबीयत खराब होने लगती है और आदिल गुस्से में आकर मिस्टर वायु पे हमला कर देता है, लेकिन सीता उसे ऐसा करने से रोक लेती है। ये सब क्योस सुन बाकी लोग भी कमरे में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि मिस्टर वायु को अभी भी कोई गिल्ट नहीं हो रहा था। वो सीता से कहता है कि मैं तुम दोनों को एक अच्छी लाइफ नहीं दे पाया, जिसपे सीता कहती है कि हमारी लाइफ जैसी भी है अच्छी है और क्योंकि हमारा एक ही मकसद है तो हम देखना चाहते हैं कि तुम जैसे पाप करने वाले लोगों के साथ इस दुनिया से जाने के बाद क्या होता है, क्योंकि अगर तुम्हारे जैसे इंसान के साथ भी कुछ नहीं हुआ तो रिलीजन में पढ़ाई जाने वाली ग्रेव यातना की बातें झूठी है। सीता की बात सुन मिस्टर वायु हंसते हुए कहते हैं कि अगर आफ्टर लाइफ में सजा भी दी जाए तो सबसे डरावनी सजा क्या होगी ये तुम्हारे डर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी तुम्हें उसी तरीके से यातना दी जाएगी जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो। वायु सीता से कहता है कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर यही है कि कहीं ये ग्रेव यातना वाली बात सच न हो जाए, और मेरा सबसे बड़ा डर ये बीमारी है जिसमें उन्हें कुछ पता ही नहीं रहता कि वो कौन है और कहाँ है। तो मैं तो अपना डर फेस कर चुका हूँ और मेरे लिए इससे बड़ी यातना और कुछ हो ही नहीं सकती। फिलहाल मेरे पास अब कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए क्यों न मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने में मदद करूं। ऐसा कहते ही मिस्टर वायु अपने ड्रॉअर से गन निकाल के खुद को करते हैं। अगले सीन में हम आदिल को मिस्टर वायु की बॉडी को साफ करते हुए देखते हैं और हमें पता चलता है कि मिस्टर वायु की फैमिली इनके गुजर जाने को पब्लिकली रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए शरीर को दफनाने के लिए इन्हें ही कहा गया है। आदिल और सीता मिस्टर वायु के शरीर को सेमेट्री में लेकर जाते हैं। यहाँ सीता मृत शरीर के साथ ग्रेव के अंदर जाती है और आदिल उसे एक कैमरा देता है ताकि सीता ग्रेव के अंदर होने वाली चीजों को रिकॉर्ड कर सके। आदिल सीता को एक बार फिर सोचने को बोलता है, क्योंकि देखा जाए तो अब तो वायु को उनकी कर्मों की सजा मिल चुकी है। इस पे सीता कहती है कि यहाँ
बात बदला लेने की नहीं है, बल्कि हमें ग्रेव में इनके साथ क्या होता है ये सबके सामने रिवील करना है। खैर सीता आदिल को पास ही रहने बोलती है ताकि ग्रेव से जुड़े पाइप का ध्यान रखा जा सके जो इन्होंने ग्रेव से कनेक्ट किया है, ताकि सीता को ऑक्सीजन मिलती रहे। आदिल सीता को पूछता है कि क्या उसे मरने से डर लगता है, जिसपे सीता उसे कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद आदिल ग्रेव को बंद करके वहीं पास बैठ जाता है। इधर सीता ग्रेव में कैमरा सेट करती है और थोड़ी देर बाद उसे नींद आ जाती है। सुबह आदिल ग्रेव से सीता को बाहर निकालता है और दोनों कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं, जिसमें उन्हें ग्रेव यातना होने की कोई भी सबूत नहीं मिलती। आदिल सीता से पूछता है कि अब तो वो खुश है ना, पर सीता कहती है कि अभी असली काम बाकी है, एज वो ये वीडियो पब्लिकली रिलीज करेगी और मिस्टर वायु के बारे में भी सबको बताएगी। ये सुन आदिल कहता है कि लोग इस वीडियो को देख के गुस्सा करेंगे क्योंकि ये लोग रिलीजन पे सवाल उठा रहे हैं। एनीवेज नेक्स्ट सीन में हम सीता को एक न्यूज शो में जाते हुए देखते हैं, जहां वो ये सारी बातें रिवील करती है और प्रोड्यूसर को अपने रिकॉर्डिंग प्ले करने बोलती है। लेकिन जब रिकॉर्डिंग को प्ले किया जाता है तो स्क्रीन पे वो नहीं चल रहा था जो एक्चुअली में सीता ने रिकॉर्ड किया था। अब यहाँ पहले तो सीता को लगता है कि प्रोड्यूसर ने जानबूझकर मेमोरी कार्ड चेंज कर दिया है, लेकिन प्रोड्यूसर कहता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है और ये वही मेमोरी कार्ड है जो सीता ने उन्हें दिया था। यहाँ ऑडियंस में बैठे लोग सीता के ऊपर गुस्सा करते हैं, सेइंग कि उसका खुद तो भगवान पे भरोसा नहीं है और वो अब दूसरों के फेथ पे भी सवाल उठाने लग गई है। इस पॉइंट पे सीता समझ जाती है कि मेमोरी कार्ड एक्चुअली में आदिल बदल दिया था और इसीलिए वो उसे कन्फ्रंट करने जाती है। आदिल और सीता के बीच मेमोरी कार्ड को लेकर बहस होती है और आदिल कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी ऐसी हो गई है। अगर तुमने उस दिन डैड को चोर के बारे में न बताया होता तो आज वो दोनों जिंदा होते। ये सुनकर सीता गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि अगर तुमने उस दिन कुछ किया होता तो मुझे डैड को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सीता एड्स कि आदिल हमेशा से ही एक डरपोक इंसान रहा है और उसके बड़े भाई होने के बावजूद भी सीता ही उन्हें हर सिचुएशन से बचाती आई है। इनफैक्ट वो ये वीडियो वगैरह भी इसलिए बना रही थी ताकि उसके माँ बाप को इंसाफ मिल सके। और आदिल सीता से कहता है कि वो सेल्फिश है और वो ये सब अपनी खुशी के लिए कर रही है। वो नर्सिंग होम के लोगों की भी कोई केयर नहीं करती, वो बस उनका फायदा उठा रही है ताकि वो यहाँ आने वाले लोगों का बैकग्राउंड चेक करके उनके ग्रेव की रिकॉर्डिंग कर सके। सीता आदिल की बातें सुन टूट जाती है और हम दोनों के रिश्तों में दरार आते देखते हैं। एनीवेज अगले दिन हम नर्सिंग होम में सीता को देखते हैं, जिसे मिस्टर वायु की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करने कमरे में जाती है तो उसे वहां कोई नहीं दिखता। सीता जैसे वापस जाने लगती है, उसे अचानक ही कमरे में एक एंटिटी दिखाई देती है जो मिस्टर वायु की आवाज में उसे बार बार बुलाने लगती है। सीता ये सब देखकर डर जाती है, लेकिन तभी वहां मिसेज नानी आ जाती हैं, जो सीता से कहती है कि उसका हस्बैंड उस पर चीट कर रहा है। ऐसे में सीता चेक करने जाती है एंड टू हर सरप्राइज मिसेज नानी की बात सच निकलती है और हम मिस्टर पांडी और नर्स लानी को साथ देखते हैं। मिस्टर पांडे मिसेज नानी से माफी मांगने की कोशिश करते हैं, पर मिसेज नानी की हालत देख सीता उनसे कहती है कि आज रात दोनों को अलग अलग सोना चाहिए ताकि मिसेज नानी काम डाउन हो सके। ये सुन मिस्टर पांडे ऐसा करने से मना करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से मिसेज नानी क्लमजी और केयरलेस है, इसलिए उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। लेकिन सीता उन्हें अलग अलग कमरे में सोने के लिए कहती है। इसके बाद मिसेज नानी अपने कमरे में जाती है और हम देखते हैं कि शॉक की वजह से उनकी हालत सच में ठीक नहीं है। ऐसे में वो अपने कपड़े गंदे कर लेती है, देन अपने कपड़े चेंज कर उसे धोने लॉन्ड्री रूम में जाती है। तभी गलती से उनका रिंग भी मशीन में गिर जाता है और रिंग को ढूंढते हुए वो मशीन के अंदर चली जाती है। अब उन्हें रिंग तो नहीं मिलता, लेकिन जब वो मशीन से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो गलती से मशीन ऑन हो जाता है, जिससे उनका बाल मशीन में फंस जाता है और काइंड ऑफ वो मशीन के अंदर खिंच के मारी जाती हैं। अब नानी के गुजर जाने की खबर सुन मिस्टर पांडे टूट जाते हैं और सीता भी ये सब देख शॉक में थी, क्योंकि जब से वो ग्रेव से बाहर आई है उसी दिन से कुछ कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। तो अगले दिन नर्सिंग होम में सीता को मिस्टर पांडे के रोने की आवाज सुनाई देती है और जब सीता उनके कमरे में जाती है तो मिस्टर पांडे उसे ही ब्लेम करते हैं, सेइंग कि उनके मना करने के बावजूद सीता उन्हें अलग अलग रहने को कही। सीता मिस्टर पांडे को ऐसी हालत में देख परेशान हो जाती है और मिसेज जुविटा के पास जाकर उन्हें मिस्टर पांडे की मदद करने कहती है। पॉइंट ये वाज कि अगर जुविटा वाकई घोस्ट को देख सकती हैं तो वो मिस्टर पांडे की बात मिसेज नानी से करवाए ताकि वो उनसे माफी मांग सके, जिससे उनके मन को शांति मिले। अब हालांकि सीता को इन सब बातों पे विश्वास नहीं था, पर वो कहती है कि मिस्टर पांडे और बाकी लोगों को घोस्ट वाली बातों पे विश्वास है और इसीलिए मिस्टर पांडे को शांत करने का यही सबसे अच्छा तरीका है। सीता की बातें सुन मिसेज जुविटा कहती है कि अगर तुम भी इन सब बातों पे भरोसा करोगी तो तुम्हें भी घोस्ट दिखने लग जाएंगे। खैर इसके बाद हम सभी लोगों को एक टेबल में बैठा हुआ देखते हैं एंड मिसेज जुविटा सीता को भी उनके पास बुलाती है। सीता पहले तो मना करती है, पर मिस्टर पांडे कहते हैं कि उसे उनके साथ बैठना ही पड़ेगा क्योंकि उसी की वजह से मिसेज नानी की मौत हुई है। सीता ये सुन उन्हें टेबल पे ज्वाइन करती है और मिसेज जुविटा सबसे कहती है कि किसी भी हालत में वो एक दूसरे का हाथ न छोड़े। मिसेज जुविटा यहाँ मिसेज नानी की आत्मा को अपने अंदर बुलाती है और अचानक ही वो मिसेज नानी की तरह बातें करने लग जाती है। मिस्टर पांडे ये देख नानी से माफी मांगने लग जाते हैं, पर मिसेज नानी कहती है कि तुम्हें उस लड़की को खत्म करना होगा जिसने तुम्हें सेड्यूस किया था, तभी मैं तुमसे आफ्टर लाइफ में मिल पाऊंगी। सीता ये सब सुन मिसेज जुविटा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मिसेज जुविटा और बाकी सभी सीता को आंख बंद करके अपनी मन की आंखों से देखने बोलते हैं और इस पे भरोसा करने के लिए कहते
कहते हैं। सीता के ऐसा करते ही उसे वाकई नानी की आत्मा अपने बगल में बैठी हुई दिखाई देती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और इसके परिणाम अनुसार सीता ये सब खेल यहीं बंद करने को बोलती है। सीता सबको कमरे से बाहर जाने को कहती है, लेकिन मिसेस जुविटा अचानक ही आदिल की आवाज में बातें करने लग जाती है और सीता को इस्माइल की मदद करने के लिए कहती है। सीता ये देख डर जाती है और रात को आदिल को फोन करती है, लेकिन आदिल कहता है कि वो अभी काम कर रहा है और वो फोन रख देता है। तभी हम आदिल को देखते हैं जिसे मॉर्ग के अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है और हम एक मृत शरीर को बैकग्राउंड में चलते हुए देखते हैं। आदिल आवाज के सोर्स को चेक करने जाता है पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी अचानक आदिल देखता है कि वो मृत शरीर अपनी जगह से गायब है, जिससे वो डर जाता है। आदिल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अपने आप लॉक हो चुका था। ऐसे में आदिल लॉकर में छुप जाता है, लेकिन वहां भी कई मृत शरीर उसे डराती है। इस पॉइंट पे सीन कट होकर नर्सिंग होम पे आता है, जहां लानी सीता से कहती है कि उसके डिसेबल होने के कारण उसे सभी हमेशा इग्नोर करते आए थे, यहाँ तक कि उसके पेरेंट्स भी उसे कभी प्यार नहीं किए। इसलिए जब मिस्टर पांडे ने उसे अटेंशन दिया तो वो उसे अच्छा लगा। लानी की बातें सुन सीता कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन तभी अचानक वहां मिस्टर पांडे आते हैं जो कि लानी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। सीता लानी को बचाकर कमरे के बाहर निकालती है और मिस्टर पांडे को वहीं लॉक कर देती है। सीता लानी को अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने कहती है, लेकिन मिस्टर हीडा लानी पे हमला कर देते हैं। सीता ये देख एकदम शॉक्ड हो जाती है और एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहती है, पर लानी उसे रोक देती है। क्यों? क्योंकि अब उसे इस दुनिया में रहने की इच्छा नहीं थी और इसलिए वो खुद को ही है। सीता को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा है और वो मिस्टर हीडा से पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। मिस्टर हीडा कहते हैं कि लानी ने एक शादीशुदा आदमी को सेड्यूस किया था, इसलिए उसने लानी को इसकी सजा दी है, नहीं तो उसे भी ग्रेव में यातना पहुंचाई जाती। ऐसा कहते हुए मिस्टर हीडा टीवी की तरफ पॉइंट करते हैं और सीता देखती है कि न्यूज चैनल में ये दिखाया जा रहा था कि सीता से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लोगों ने ग्रेव यातना की आवाजें रिकॉर्ड की है और अब उन लोगों को विश्वास हो गया है कि ये सब सच है, जिससे कई विस्फोट करने की घटनाएं हो रही है और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई है। सीता ये सब देख गुस्से से कहती है कि अगर ये सब सच है तो मिस्टर वायु जैसे इंसान के साथ ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ, और वो ग्रेव यार्ड की तरफ जाने लगती है। यहाँ सीता मिस्टर वायु के ग्रेव को दोबारा खोलने लगती है, लेकिन उसे ग्रेव के अंदर मिस्टर वायु की शरीर नहीं मिलती। अभी सीता ग्रेव के अंदर गिर जाती है और ग्रेव की मिट्टी उस पर गिरने लगती है। सीता अपनी जान बचाने के लिए ग्रेव के अंदर ही आगे बढ़ती है और अचानक वो मूवी की शुरुआत वाले टनल में पहुंच जाती है। टनल के अंदर सीता को फिर से इस्माइल की घोष नजर आती है और उसे देख अपने आप को कहती है कि ये सब बस उसका वहम है। सीता वहां से भागने लगती है और उसे अपने सामने आदिल रोता हुआ दिखाई देता है, लेकिन सीता जल्द ही समझ जाती है कि ये आदिल नहीं है और वहां से बाहर जाने की कोशिश करती है। तभी सीता को टनल के अंदर एक ओपनिंग दिखाई देती है जिसमें से रेड लाइट बाहर आ रही थी। अंदर जाने पे सीता को उनकी बेकरी दिखाई देती है जहां उसे वही चोर पैसा चुराते हुए दिखाई देता है, लेकिन सीता इस बार उसे जाने देती है और ऐसा करते ही उसके माँ बाप भी उसे फेयरवेल बिड करते हैं, देन वहां से चले जाते हैं। इसे देख ऐसा लगता है कि पहली बार सीता ने अपने ट्रॉमा को रिजॉल्व कर लिया है, क्योंकि हर बार वो अपने नाइटमेयर में अपने माता पिता को खत्म होते हुए ही देखती थी, लेकिन पहली बार ऐसा नहीं हुआ था। एनीवे सीता वहां से बाहर निकल वापस टनल में आती है और उसे वहां मिस्टर वायु की आवाजें सुनाई देती है। सीता को कुछ बच्चों की घोस्ट भी दिखाई देती है जो उसे इस्माइल की मदद करने के लिए कहते हैं, और इस बार सीता इस्माइल की मदद करने का फैसला लेती है। ऑल्दो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी मदद करे तो कैसे। तभी सीता को मिसेस जुविटा की बात याद आती है कि घोस्ट को देखने के लिए उसे आंखों की जरूरत नहीं, बस उन्हें उन पे भरोसा करना होगा। सीता ऐसा ही करती है और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करती है उसे एक एंटिटी हॉन्ट करने लग जाती है। सीता उसे डरकर भागने लगती है और उसे अपने आगे फिर से वही बच्चों का घोस्ट दिखाई देता है जो उसे स्माइल की हेल्प करने के लिए कहते हैं, और इस बार स्माइल भी उनके साथ था और सीता स्माइल को पूछती है कि आखिर वो किससे डर रहा है। इसके जवाब में स्माइल ऊपर की ओर इशारा करता है और हम सीलिंग में मिस्टर वायु के घोस्ट को क्रॉल करते हुए देखते हैं। ये देख सीता स्माइल को लेकर वहां से भागने लगती है और थोड़ी दूर के बाद उन्हें एक ग्रेव जैसा होल दिखाई देता है। स्माइल सीता को ग्रेव में जंप करने के लिए कहता है और अपनी मदद करने के लिए शुक्रिया कहता है। सीता पहले तो जंप करने से मना कर देती है, पर वायु के घोस्ट को पीछे आता देख वो कूद जाती है। यहाँ सीता रियलाइज करती है कि वो वापस मिस्टर वायु के ग्रेव में आ गई है और ये वही दिन था जिस दिन उन्होंने मिस्टर वायु को दफनाया था। सीता डर के आदिल को आवाज देने लगती है कि तभी उसे पाइप से एक सांप अंदर आता हुआ दिखाई देता है। वो सांप मिस्टर वायु के मुंह में घुस जाता है और ऐसा करते ही वायु की शरीर उठ जाती है और दर्द में चिल्लाने लगती है। सीता डरते हुए ये सब कैमरा में रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है और अचानक ही एक हैमर से वायु के फेस पे अटैक कर देती है। इससे वायु का चेहरा अजीब सा हो जाता है। सीता ये सब देख चिल्लाने लगती है और हम देखते हैं कि वो हैमर मिस्टर वायु पे बार बार अटैक करती है। इसके बाद वो सांप भी वायु के मुंह से बाहर निकलता है और एक बहुत सारे सर वाले सांप में तब्दील हो जाता है। ये सारे सांप वायु के फेस पे बार बार हमला करने लग जाते हैं और थोड़ी देर बाद वहां एक डेविलिश एंटिटी अपीयर होती है और वो मिस्टर वायु से पूछती है कि तुम्हारा खुदा कौन है। सीता ये सब देख डर के चिल्लाने लगती है और भगवान से माफी मांगती है कि उसने उन पे भरोसा नहीं किया और अब वो इसका पश्चाताप करना चाहती
जाती है। तभी ग्रेव क्रम्बल होना शुरू होता है, लेकिन आदिल आकर सीता को ग्रेव से बाहर निकालकर उसकी जान बचाता है। हम देख पाते हैं कि आदिल की हालत भी कुछ ठीक नहीं है और वो दोनों ग्रेव यार्ड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक ही सीता को एक आवाज सुनाई देती है जो उससे पूछती है कि तुम्हारा खुदा कौन है। यहीं पे स्क्रीन ब्लैकआउट होता है और हम स्क्रीन पे मिस्टर वायु के फोन में चल रहे उसी दिन की वीडियो को देखते हैं जब उन्होंने अपने आप को समाप्त किया था। तभी हम मिसेज नानी के हाथ को देखते हैं जो फोन को बंद करती है और मिस्टर पांडी उन्हें सोने के लिए आवाज देते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी ग्रेव टॉर्चर फिल्म की कहानी, और भले ही फिल्म की कहानी सिंपल है लेकिन फिल्म की एंडिंग थोड़ी कंफ्यूजिंग जरूर है। इसीलिए हम एंडिंग को समझने के लिए कुछ थियरीज पे बात करेंगे जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो एंडिंग को लेकर दो मेजर थियरीज है और मैं दोनों को एक एक करके डिस्कस करता हूँ। तो पहली थियरी के हिसाब से जब सीता मिस्टर वायु के ग्रेव में फर्स्ट टाइम एंटर करी थी तो उस इवेंट के बाद जो कुछ भी आगे मूवी में हुआ वो बस सीता का एक ड्रीम था, और जब वो नींद से जागती है तो अपने आप को ग्रेव में ही पाती है। एट द एंड सीता को पता चल जाता है कि ग्रेव यातना की बातें सच है और वो खुद उसे विटनेस करती है। इससे उसका भगवान पे भरोसा वापस कायम हो गया और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर ग्रेव से बाहर निकल सकी। लेकिन इस थियरी के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि सीता को एंड में एक आवाज सुनाई देती है जो उससे वही सवाल पूछती है जो एंजल मर चुके लोगों से ग्रेव के अंदर पूछती है। बेसिकली सवाल ये था कि तुम्हारा खुदा कौन है, और यही चीज सीता भी सुनी। तो यहीं पे जन्म होता है दूसरी थियरी का, जिसके अनुसार सीता की मौत उसी दिन हो गई जिस दिन वो ग्रेव के अंदर गई थी। और जैसा कि मिस्टर वायु ने कहा था कि इंसान का सबसे बड़ा डर का सच होना ही उसकी सजा है, और वही उसका वर्जन होता है कब्र यातना का। सो इफ यू सी, सीता का सबसे बड़ा डर यही था कि कहीं ये ग्रेव में यातना किए जाने वाली बात सच न हो जाए, जिससे वो लोगों को साबित नहीं कर पाएगी ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। मतलब अपने माता पिता को एक जस्टिस अपने मन में नहीं दिला पाएगी। लेकिन सीता मिस्टर वायु की यातना को खुद विटनेस करती है, तो एक तरह से ये बात सच हो गई कि कब्र यातना सच है। तो यही सीता की पनिशमेंट थी, यानी कि सीता मर चुकी है और लास्ट में उससे भी यही सवाल पूछा गया कि उसका खुदा कौन है। सो दिस प्रूव्स कि यस, सीता पहले ही मर चुकी है। अब इस थियरी के साथ हम आखिरी सीन में जहां मिसेज नानी को या मिस्टर पांडी को देखते हैं उसे भी रिलेट किया जा सकता है और चीजें एकदम से क्लियर हो जाती है कि भैया फिल्म के एंड में हुआ क्या। तभी तो लास्ट सीन में नानी के हाथ में रिंग है जबकि रिंग वॉशिंग मशीन में खो गई थी, यानी कपल अब भी साथ है। एंड दिस प्रूव्स कि वैसा कुछ हुआ ही नहीं जैसा हमें दिखाया गया, क्योंकि सीता मर चुकी है। तो हाँ, पहली थियरी के हिसाब से सीता सो गई थी, आगे का सब कुछ सपना था जहां उसे पता चल गया कि ग्रेव यातना सच है एंड देन वो बाहर निकल के बच गई। लेकिन दूसरी थियरी के हिसाब से सीता अब मर चुकी है और वो खुद यातना झेल रही है। तो यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन दोनों में से किस थियरी में भरोसा करते हैं और क्यों करते हैं, वो चीज कमेंट में लिखिएगा। अब मूवी की बात की जाए तो मेरे हिसाब से यहाँ कई प्लॉट होल्स एंड लूप होल्स थे। इनफैक्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि सीता खुद अपने पर्पस को लेकर कई बार कंफ्यूज होती दिखती है। एनीवेज, यहाँ हम लूप होल्स पे बात करेंगे नहीं, क्योंकि मेरा काम है एक्सप्लेन करना, थियरीज देना, जो कि मैंने कर दिया है। और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।